नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ऑफ होइए यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपीएससी पीटी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है विजन आईएएस के 16वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। 16वें नंबर का टेस्ट पेपर जो है बेसिकली ज्योग्राफी का पेपर है और इसके तहत भी हम लोग जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ियों के निकट से होता है, जबकि दूसरा कथन है कि यह कुल 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तीसरा कथन है कि घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सोन नदी जो है गंगा के दाहिने किनारे से मिलने वाली एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि यह कुल 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो जो है सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, जो है टोटल 5 राज्यों से। इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट है कि घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे घड़ियालों की संख्या जो है 2016 में 72 थी, जो 2021 में घट के अभी जो है 20 रह गई है और यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। और जो है यहाँ पे जो है 1981 में जो है घड़ियालों को यहाँ पे जो है लुप्त प्राय जो है घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके पश्चात जो है इसके 161 किलोमीटर के क्षेत्र के आसपास जो है इनको संरक्षित करने की सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए। तो अभी जो है हालांकि जो है घटकर जो है 20 जो है घड़ियाल रह गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, समताप रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समताप रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी के सतह के एक हिस्से में तापमान प्रवणता को दर्शाती है, जबकि दूसरा कथन है कि दूर दूर स्थित समताप रेखाएं तापमान में अल्प बदलाव को दर्शाती हैं तथा निकट स्थित समताप रेखाएं जो है तापमान में बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है समताप रेखाओं के बीच की दूरी जो है पृथ्वी की सतह के हिस्से में जो है ताप प्रवणता को दर्शाती है और दूर दूर स्थित समताप रेखाएं जो है तापमान में अल्प जो है बदलाव को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा जो है निकट स्थित जो समताप रेखाएं होती हैं वो तापमान में बड़े बदलाव का संकेत जो है प्रस्तुत करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो जो है दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार की मृदा में लगभग 10 से 40% जो है जैविक पदार्थ पाए जाते हैं और उनमें घुलनशील लवण भी उचित मात्रा में होते हैं। इनमें जो है फॉस्फेट और पोटास की मात्रा कम होती है। यह मृदा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले और केरल के कुछ जिलों में पाई जाती है। तो उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 प्रकार की मृदाओं का जिक्र किया गया है। अब ये इस कथन के संदर्भ में बताना है कि कौन सी प्रकार की ये जो है मृदा का जिक्र किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है तीसरे नंबर के ऑप्शन में हमें देखें तो यहाँ पे जो है पीटमय मृदा का जिक्र किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस मृदा में जो है जैविक पदार्थों की मात्रा लगभग 10 से 40% जो है पाई जाती है और जो है इनमें घुलनशील लवण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और जो पीटमय मृदा है ये जो भारी और रंग में काली होती है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्वच्छ आकाश और तापमान में वृद्धि, दूसरा है कष्टकारी मौसम, तीसरा है गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी का दक्षिण की ओर विस्थापन, चौथा है दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए चौथे में देखिए कि इसमें जो है मानसून जो है निवर्तन को जो है दर्शाया जा रहा है। ये जो है चारों जो विकल्प है ये चारों विशेषताएं हैं, ये मानसून निवर्तन को जो है प्रदर्शित करती हैं, ये चारों विशेषताएं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि मानसून के निवर्तन में की जो ऋतु है इसमें जो है आकाश जो है स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो है ज़मीन में भी जो है नमी आ जाती है और उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम जो है कष्टकारी प्रतीत होने लग जाता है। इसके अलावा जो है इसे जो है कार्तिक मास की उमस या जो है अक्टूबर तप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है कि एक वर्ष में सूर्य ग्रहण की अधिकतम संख्या 2 है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी की कक्षा जो है दीर्घ वृत्ताकार है। तो अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो पहले कथन में जो है सूर्य ग्रहण के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखने को क्या मिलता है कि जो है समानता अगर बात की जाए तो प्रति वर्ष जो है यथार्थ रूप से होने वाले सूर्य ग्रहणों की संख्या जो है लगभग जो है 5 होती है और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के संरेखण के आधार पर जो है बात की जाए तो किसी वर्ष यह संख्या कम तो किसी वर्ष जो है अधिक हो सकती है। इसलिए यहाँ पे कहा जाए तो पहला कथन यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि 2 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या 5 हो सकती है, लेकिन जो है ये जो है थोड़ी बहुत जो है किसी वर्ष जो है अधिक भी हो सकती है, किसी वर्ष जो है कम भी हो सकती है। इसके अलावा जो है दूसरा कथन है, कथन नंबर दूसरा ये सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है रक्षा अधिग्रहण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका गठन वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद किया गया था। दूसरा कथन है प्रधानमंत्री जो है DAC के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री है जो देश के, वो जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि यह तीनों सेवाएं अर्थात थल सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए पूंजी अधिग्रहण पर निर्भर जो है निर्णय लेती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो अभी हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये DAC ने जो है लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है और इस बैठक का आयोजन जो है 15 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसको संपन्न किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री DAC के अध्यक्ष नहीं होते हैं बल्कि रक्षा मंत्री होते हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो गया। और जो है रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में DAC रक्षा खरीद के लिए जो है निर्णय लेने वाली जो है सर्वोच्च संस्था है। तो इसके अलावा जो है इसका गठन जो है 2001 में कारगिल युद्ध के बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्री समूह की सिफारिशों के उपरांत जो है किया गया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जबकि जो है तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो कुल जो है 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तटीय प्रवाल भित्ति जो है तट के निकट विस्तृत प्रवाल का एक मंच है जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर फैला होता है। जबकि दूसरा कथन है कि एक प्रवाल रोधिका एक अधिक चौड़े एवं गहरे चैनल या लैगून द्वारा तट से अलग होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रवाल वलय द्वीप प्रवाल भित्ति जैसे ही होते हैं सिवाय इसके कि वे आकार में गोलाकार होते हैं। यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो 7वें में देखा जाए तो एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है
इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विगत कुछ वर्षों से भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो जो है विलंबित हो गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं, जबकि दूसरा कथन है कि दिसंबर माह के दौरान उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेट धाराओं की उत्तर की ओर विस्थापित होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 8वें में देखा जाए तो जो है जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो जो है सर्पिल आकार का होता है और इसका तल की ओर जो है निर्मित सिरा जो है संकीर्ण होता है, जबकि शीर्ष की ओर जो है निर्मित सिरा जो है चौड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना थी जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय हुआ। इस ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो यहाँ पे जो है 9वें का देखा जाए इसका स्रोत था साइनोबैक्टीरिया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वर्षा की तीव्रता है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो चरम वर्षा का मिलान किससे होगा? तो चरम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी राज्य है और पश्चिमी घाट के जो है पवनामुखी ढाल पर औसत जो है 300 से 400 सेमी वर्षा होती है। इसमें जो है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य और पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाके वाले राज्य जैसे उपोष्ण कटिबंधी वर्षावन पाए जाते हैं यहाँ पे। और हालांकि भारत और विश्व की सर्वाधिक जो है 400 सेमी से अधिक वर्षा जो है मेघालय के मासिन राम गांव में दर्ज की गई है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारी वर्षा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है 200 से 300 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं और इसमें जो है पूर्वी भारत का अधिकांश भाग आता है। और इस क्षेत्र में जो है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्य सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे जो है नागालैंड का जिक्र है, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है मध्यम वर्षा। तो मध्यम वर्षा के तहत देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है 100 से 200 सेमी वर्षा जो है होती है और इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी घाट के जो है पवनाभिमुखी जो है ढाल वाले हिस्सों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बिहार का ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल का भी ऑप्शन है, तो ये भी सही सुमेलित है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने कथन सही है? तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, तीनों युग्म सही सुमेलित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। पृथ्वी की परपटी में समस्थितिक समायोजन के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे 11वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11वें का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, उत्प्लावकता और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। चेन्नई में गर्म और जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और शीत ऋतु में तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की ठंडी पड़ती है, जबकि हैदराबाद में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है और 15 से 25 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान के साथ जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक ठंडी शीत ऋतु पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से व्याख्या कर रहा है? तो यहाँ पे देखा जाए 12वें का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, चेन्नई में समुद्री तुल्य जलवायु पाई जाती है, जबकि हैदराबाद में तुलनात्मक रूप से अधिक महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दून संरचनाएं लघु हिमालय श्रेणी का भाग हैं, जबकि दूसरा कथन है कि कंचनजंगा पर्वत जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी में अवस्थित है।
तीसरा कथन है कि पश्चिम में बृहद हिमालय श्रेणी का विस्तार नंगा पर्वत तक है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला कथन है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन यहाँ पे गलत है। जबकि जो है दूसरा कथन यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है कंचनजंगा जो है पूर्वी हिमालय में जो है सिक्किम में स्थित है, ये शिवालिक में स्थित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि साफ आकाश, शांत वायु, उच्च जो है सापेक्षिक आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें ओस के निर्माण हेतु आदर्श जो है दशाएं हैं। दूसरा कथन है ओस के निर्माण के लिए ओशांक बिंदु का हिमांक बिंदु से नीचे होना आवश्यक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 14 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है केवल पहला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इस प्रकार की जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून से 300 सेमी से अधिक वर्षा जो है वार्षिक वर्षा होती है। तो उपर्युक्त परिच्छेद जो है पोपन की वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे 15 में देखा जाए तो यह जो है लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून तुल्य जो है जलवायु क्षेत्र को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह जलवायु जो है मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है और इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से 300 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। पहला शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा बृहस्पति। तो उपर्युक्त ग्रहों में से कितने सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लेते हैं। तो पृथ्वी की कक्षीय अवधि को अक्सर इसका वर्ष कहा जाता है और यह लगभग 365.25 दिनों का होता है। यह पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में लिया गया समय होता है। तो यहाँ पे जो है आगे बात किया जाए तो जो है कौन कौन से यहाँ पे विकल्प यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है शुक्र। तो जो है शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो है सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा करने में शुक्र को लगभग 225 पृथ्वी दिवस की अवधि लगती है। अतः जो है शुक्र का एक वर्ष पृथ्वी के एक वर्ष से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि अधिक समय के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे जो है शुक्र के बारे में गलत हो गया। जबकि जो है मंगल के बारे में बात की जाए तो मंगल में जो है देखा जाए तो इसकी कक्षीय अवधि जो है लगभग 687 पृथ्वी वर्ष होती है और ये काफ़ी अधिक है, लगभग 2 गुना से ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है लगभग 4333 पृथ्वी दिवस मानी जाती है। तो यहाँ पे ये भी सही है। तो इस प्रकार 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि समुद्र से दूरी कम होने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में भी गिरावट आती है। दूसरा कथन है जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों में वर्षा की भिन्नता सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन में ये बताना है सही कथन कौन से हैं। तो सही कथन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो है मानसून वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। ये जो है सिद्धांत आपने जो है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में
कोलकाता में जो है 119 सेमी, पटना में जो है 105 सेमी, इलाहाबाद में 76 सेमी तथा दिल्ली में 56 सेमी ही वर्षा होती है। क्योंकि जैसे जैसे जो है दक्षिण से जो है पश्चिम की ओर मानसून आता है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो पश्चिम की ओर जैसे जैसे आएगा, समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है वर्षा में गिरावट होती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था समुद्र से दूरी कम होने के बाद जो है मानसूनी वर्षा में गिरावट आती है, जबकि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ ये प्रवृत्ति होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो कैमूर पहाड़ियाँ जो है, इनको जो है कैमूर पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, और ये विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जो है कटनी के पास से प्रारंभ होकर समानतः उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए बिहार की सासाराम तक लगभग 300 मील से भी अधिक दूरी तक जो है विस्तारित है, और इनकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 50 मील है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, बुंदेलखंड के पूर्व में जो है ये स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो है बुंदेलखंड के पूर्व में और बाघेलखंड के उत्तर में और विंध्य पर्वतमाला के पूर्व में और हजारीबाग पठार के पश्चिम में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जल निकायों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विषुवत रेखा पर उच्च तापमान होने के कारण जो है विषुवतीय जल अत्यधिक लवणीय होता है, जबकि दूसरा कथन है सर्वाधिक लवणीय जल निकायों में से एक वान झील तुर्की में अवस्थित है। तो यहाँ पे सही कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे जो है गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो है भारी वर्षा और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के कारण जो है विषुवतीय जल में लवणता औसत से 35% से कम है। तो यहाँ पे जो है अत्यधिक नहीं है, 35% से कम है। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है तुर्की में स्थित वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसकी लवणता संभवतः 330 जो है पीपीटी है, और यह एक लवणीय झील है और इसके तटीय क्षेत्रों से नमक एकत्र किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है रिया तट, दूसरा है फियोर्ड तट, तीसरा है डाल्मेशियन तट। तो उपर्युक्त में से कितनी जलमग्न तट की विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले समझ लेते हैं जलमग्न तट होता क्या है। तो ये जो है ऐसे तटीय क्षेत्र होते हैं जहां समुद्री जल स्तर में सापेक्षिक वृद्धि देखी जाती है, और इस वृद्धि के कारण जो है ये स्थल जो है आंशिक रूप से या पूरी तरीके से समुद्र में निमज्जित हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। तो ऐसे जो है ये तीनों तट हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। दूसरा कथन है यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। तीसरा कथन है यह 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 21 में देखा जाए तो यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है। कावेरी नदी के संदर्भ में सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और यह एक पवित्र नदी है दक्षिण भारत की, और इसे तमिल में जो है पोन्नी नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला भारत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ब्राजील, चौथा फ्रांस, पांचवा अर्जेंटीना। क्वेश्चन में पूछ रहा है उपर्युक्त में से कितने देश जो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक मेंबर हैं। तो ऐसे देश कौन से हैं? तो यहाँ पे भारत, ब्राज़ील और अमेरिका जो है गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। तो यहाँ पे जो है 3 देश हैं, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के सक्रिय चरण के दौरान तड़ित की सामान्य रूप से अनुपस्थिति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो तड़ित के बारे में बताना है। तो तड़ित का जो संबंध मुख्य रूप से कापासी मेघों से है, और मानसूनी मेघ जो है मुख्यतः जो है स्त्रीकृत होते हैं, और इसलिए आमतौर पर जो है मानसून के मौसम के सक्रिय चरण के दौरान जो है तड़ित की घटना नहीं होती है। हालांकि मानसून विच्छेद के दौरान जो है संवहनी गतिविधियों से कापासी वर्षक मेघों का निर्माण होता है और तड़ित की घटनाएं जो है होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि मानसूनी मेघ जो है मुख्यतः स्त्री मेघ होते हैं और तड़ित की उत्पत्ति जो है मुख्यतः कापासी मेघों से होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। पहला है आल्पस पर्वत, दूसरा है एंडीज पर्वत, तीसरा है सेरा नेवादा पर्वत, चौथा है अपलेशियन पर्वत। तो उपर्युक्त पर्वत श्रृंखलाओं में से कितने जो है वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पे आल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत और जो है अपलेशियन पर्वत जो है वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, जबकि सेरा नेवादा जो है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संयुक्त राष्ट्र का जलवायु विज्ञान निकाय है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना जो है बुसान परिणाम दस्तावेज द्वारा की गई है। जबकि जो है तीसरा कथन है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो है IPBES की जो है मेंबरशिप के लिए पात्र हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 25 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच जो है एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, और जो है यहाँ पे इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है सतमाला पहाड़ियाँ, दूसरा है कैमूर की पहाड़ियाँ, तीसरा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ। तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सही क्रम क्या होगा? पहले पीर पंजाल श्रेणी आएंगी जो जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक जो है विस्तृत हैं। इसके पश्चात जो है कैमूर की पहाड़ियाँ आएंगी, और उसके पश्चात जो है सतमाला की पहाड़ियाँ आएंगी जो महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार यहाँ पे तीसरा दूसरा पहला यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये पछुआ पवने हैं, दूसरा कथन है ये अपने उद्गम क्षेत्र में जो है आर्द्र और उष्ण होती हैं, तीसरा कथन है कि प्रबल व्यापारिक पवनों के कारण मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि चौथा कथन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई मानसून एक मौसमी आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवन है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए व्यापारिक पवनों के संदर्भ में बात की जाए तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में ये बहती हैं व्यापारिक पवनें। तो यहाँ पे जो है देखा जाए, और ये जो है व्यापारिक पवनें वे पवनें होती हैं जो उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब वाले क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि व्यापारिक पवनें अपने उद्गम क्षेत्र में सतह के निकट बहती हैं और स्थायी होती हैं,
जैसे ही वे भूमध्य रेखा के पास पहुंचती हैं और बढ़ने के क्रम में वे अपने मार्ग में आर्द्रता ग्रहण करने के बाद आर्द्र और उष्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी इस प्रकार यहाँ पे गलत हो जाएगा। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, जबकि केवल यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्योंकि जो प्रबल व्यापारिक पौने होती हैं वे वर्षा नहीं करती हैं, और जबकि दुर्बल व्यापारिक पौने होती हैं वे जो है भूभागों के आंतरिक क्षेत्रों में जो है भीषण वर्षा का कारण बनती हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो प्रबल व्यापारिक पौने हैं ये मूसलाधार वर्षा नहीं करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है मुख्य रूप से आग्नेय शैलों के खनिज कणों की संरचना या आकार को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे 28 में देखा जाए तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पिघले हुए पदार्थ के ठंडा होने की दर जो है आग्नेय शैलों के खनिज कणों की संरचना या आकार को प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में सुर्खियों में रहे डेनियल तूफान के कारण बाढ़ कहाँ पर आई थी? तो ये बाढ़ जो है इसे जो है डेनियल चक्रवात भी कहा जाता है, और इतिहास में अब तक का सबसे घातक और हानिकारक भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात यही था। और यह जो है 4 सितंबर 2023 के आसपास जो है निम्न दाब प्रणाली के रूप में विकसित हुआ, और इसने ग्रीस, बुल्गारिया और तुर्की को व्यापक स्तर पर बाढ़ से प्रभावित किया। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्योंकि जो है ये जो है 3 देशों में तो आया बाढ़ से प्रभावित किया, ग्रीस, बुल्गारिया और तुर्की को, लेकिन यह जो है जो चक्रवात है ये जल्द ही अर्ध उष्णकटिबंधीय विशेषताएं ग्रहण कर ली इसने जो है, और लीबिया के तट की ओर यह बढ़ गया और यहाँ पर पहुंचकर जो है प्रभावहीन होने से पूर्व ही विनाशकारी बाढ़ का कारण बना। तो ये बाढ़ कहाँ पे आई थी? लीबिया में। और जो है ये जो है मामूली रूप से जो है प्रभावित जो क्षेत्र थे उनमें जो है ग्रीस, बुल्गारिया और तुर्की थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश था वो लीबिया था। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्षा का दीर्घावधि औसत किसी विशेष क्षेत्र में एक लंबी अवधि जैसे 30 वर्ष, 50 वर्ष आदि के लिए दर्ज की गई औसत वर्षा का औसत होता है। जबकि दूसरा कथन है कि मानसून का दीर्घावधि पूर्वानुमान 15 वर्ष से 25 वर्ष की अवधि के लिए किया गया पूर्वानुमान होता है। अब क्वेश्चन में आपको बताना है कितने कथन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे 30 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है हमें पहला कथन यहाँ पे सही देखने को मिलता है, जबकि दूसरा कथन है वो गलत देखने को मिलता है। क्योंकि जो है आपने देखा होगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की परिभाषा के अनुसार हम बात करें तो दीर्घावधि पूर्वानुमान को 30 दिनों से लेकर एक सीजन के जो है औसत मौसम के पूर्वानुमान के रूप में परिभाषित किया गया है, और मासिक और सीजन संबंधी पूर्वानुमान दीर्घावधि पूर्वानुमान के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो केवल पहला कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ चंद्रमा की स्थितियां हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विवरण दे रखा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सुपरमून, तो इसके सामने लिखा है कि यह तब घटित होता है जब पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा अपने जो है उपभू बिंदु पर होता है। जबकि यहाँ पे गलत हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, क्योंकि सुपरमून जो है ऐसी पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान घटित होता है जब चंद्रमा लगभग अपने जो है उपभू पर होता है, और जो है उपभू वह बिंदु है जहां चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और इसका परिणाम यह होता है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का आकार सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे जो है पहला मिलान जो है सही सुमेलित नहीं है। जबकि दूसरा ऑप्शन है ब्लड मून। ब्लड मून के बारे में दे रखा है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा के जो है लाल दिखने की परिघटना को जो है क्या कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है। और जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है कब घटित होता है, यह प्रक्रिया पूर्ण चंद्र ग्रहण की तब घटित होती है जब समस्त चंद्रमा जो है पृथ्वी की प्रच्छाया से होकर गुजरता है। इस प्रकार के ग्रहण के दौरान जो है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का प्रतीत होने लगता है। और चंद्रमा के लाल दिखने की यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, ब्लड मून कहलाती है। इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा मिलान जो है सही हो जाएगा। यह घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। जबकि तीसरा जो है मिलान है ब्लू मून। तो ब्लू मून में हमें देखते हैं तो ब्लू मून एक ही कैलेंडर माह के भीतर आने वाली दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा भी सही मिलान होगा। तो यहाँ पे जो है कुल जो है 2 मिलान सही हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं। तो वर्धा नदी का मिलान करना है। तो वर्धा नदी जो है, तो वर्धा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, पेनगंगा है। तो ये मिलान सही है। अगला है महानदी। तो महानदी का उद्गम कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से होता है महानदी का उद्गम। और ये जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो है शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे जो है लंबी सहायक नदी है। तो यहाँ पे ये भी जो है सही सुमेलित है। अगला है जो है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है कहाँ पे बहती है ये आपको बताना है। और इसका जो है जो ट्रिब्यूटरी नदी है ये भी बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक नदी का नाम लिखा है बराकर नदी। ये बराकर नदी का उद्गम होता है झारखंड में, झारखंड के हजारीबाग ज़िले में इसका जो है उद्गम होता है। और बराकर नदी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है विकर्ण रूप से बहती हुई छोटा नागपुर पठार के सबसे उत्तरी हिस्से तक 225 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। और आगे चलकर यह पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित जो है दिसेरगढ़ के निकट जो है दामोदर नदी में मिल जाती है। इसलिए तीसरा युग में भी सही सुमेलित है। अगला है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की जो है सहायक नदी कौन सी है, भवानी नदी। तो यह भी सही सुमेलित है। और इस नदी की लंबाई जो है भवानी नदी की 217 किलोमीटर है। यह केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। तो यहाँ पे सभी चारों युग में सही सुमेलित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में सुर्खियों में रही गुजरात घोषणा 2023 संबंधित है। तो गुजरात घोषणा जो है पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षोभ मंडल में तापमान जो है धनात्मक ह्रास दर पर बदलता है। जबकि दूसरा कथन है कि चक्रवात, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि आदि सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल तक सीमित हैं। जबकि तीसरा कथन है कि क्षोभ सीमा पर तापमान लगभग स्थिर रहता है। तो यहाँ पे सही कथन कितने हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 34 में हम देखें तो यहाँ पे जो है क्षोभ मंडल के संदर्भ में तीनों ही कथन सही है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। और ध्रुव के निकट जो है 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 जो है किलोमीटर की ऊंचाई तक यह विस्तारित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उपग्रह हैं, दूसरी तरफ संबंधित ग्रह हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। पहले समझ लेते हैं ग्रहों का मिलान करेंगे हम लोग उपग्रह से। तो यहाँ पे मंगल नाम का ग्रह है। तो इसके जो है 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। पहला है फोबोस, दूसरा है डेमोस। तो यहाँ पे जो है फोबोस का उदाहरण दे रखा है। तो ये युग्म सही सुमेलित हो जाएगा। अगला है जो है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह के जो है 3 जो है अत्यधिक बड़े जो उपग्रह हैं उनका जिक्र किया गया है। तो एक का नाम है टाइटन, दूसरा रिया और तीसरा है एनसेलाड्स। तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, इसलिए ये मिलान गलत हो जाएगा। जबकि जो है ये जो है गैनीमेड जो दे रखा है उपग्रह
यह जो है बृहस्पति का उपग्रह है, और जो है जो टाइटन है ये जो है शनि का जो है उपग्रह है। इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन सही है पहला वाला, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बृहस्पति के अनेक जो है और भी उपग्रह हैं, जिनमें से जो है कैनीमिड है और कैलिस्टो है, आयो है और यूरोपा है। ये 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह हैं बृहस्पति के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन के रूप में वर्गीकृत ये वन तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों, जो है कालाकाडू, मुडनथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। विदेशी पौधों की प्रजातियों के आगमन और बार बार लगने वाली आग ने इनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। हाल ही में यह वन अपने वर्गीकरण के मुद्दे के कारण चर्चा में रहा है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस वन का वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पे 36 में देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे 16 वनों का जिक्र है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत के 16 वनों का यह नाम जो है तमिल शब्द जो है सोलाई से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और इस वन को जो है विशेषज्ञ हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ द्वारा जो है दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और जो है ये वन जो है 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पर्याप्त नमी और उचित जल निकासी वाली घाटियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर के बीच है तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना नदी की अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। इसका विस्तार पूर्वी राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है। तो पश्चिम में इसका विस्तार जैसलमेर तक देखा जा सकता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 37 में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है मध्य उच्च भूमि का जो है वर्णन है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम राज्य है। तो यहाँ पे 4 नदियों का जिक्र है। तो मिंटडू नदी है, ये मेघालय में इसका उद्गम राज्य है। अगला है बराक नदी, तो ये मणिपुर से इसका उद्गम होता है। अगला है तिजू नदी, तो इसका उद्गम नागालैंड में होता है। गोमती नदी जो है त्रिपुरा में उद्गम होता है। यहाँ पे सभी चारों का युग्म जो है सही सुमिलित है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये गोमती नदी जो है लखनऊ में प्रवाहित होती है। तो ये जो है लखनऊ की गोमती नदी अलग है, और जो है त्रिपुरा की जो है गोमती नदी अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सैलों के क्षैतिज संपीड़न के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का भ्रंश उत्पन्न होता है, जिससे एक भूखंड दूसरे के सापेक्ष ऊपर की ओर उठ जाता है? तो यहाँ पे हमें 39 में देखने को मिलता है, यहाँ पे व्युत्क्रम भ्रंश उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जो है लेब्राडोर धारा कनाडा के पूर्वी तट के समानांतर आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। जबकि दूसरा कथन है जो है क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में जापान के तट से उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जलधारा है। जबकि तीसरा कथन है कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से यूरोप के अटलांटिक तट तक बहती है। चौथा कथन है जो है अगुल हास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहने वाली एक गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये बताना है 40 में। तो 40 में हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है सभी चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के विकल्प के रूप में चीतों के पुनर्वास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थल तैयार किया जा रहा है? तो इस स्थल का नाम बताना है। तो ये जो है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश वन विभाग ने केंद्र से हाल ही में
कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए चीतों के लिए एक वैकल्पिक स्थल की मांग की है और जो है यह मांग 1 महीने से भी कम समय में 2 चीतों की मौत के कारण जो है उठाई गई है। तो यहाँ पे जो है सरकार द्वारा जो है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य और जो है नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य को चीता पुनर्वास हेतु अन्य वैकल्पिक स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। डेल्टा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। पहला है कि नदी में अधिक मात्रा में तलछट का जमाव, दूसरा है नदी के मुहाने के निकट अशांत लहरें, तीसरा है उथला तटीय जल क्षेत्र, चौथा है नदी की अनेक सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कितनी दशाएं डेल्टा निर्माण हेतु अनुकूल हैं। तो यहाँ पे जो है 42 में देखने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी दशाएं डेल्टा निर्माण हेतु अनुकूल है। तो एक जो है यहाँ पे जो है न्यूनतम ज्वारी प्रभाव ऑप्शन है और जो है उथला तटीय जल क्षेत्र। तो यहाँ पे अशांत तरंगे तलछट को जो है पुनर्निर्मित करके डेल्टा के निर्माण और जो है समरण को बाधित कर सकती है। तो यहाँ पे पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो कुल जो है 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपके कैलेंडर की तिथि में क्या परिवर्तन होगा। तो आपके कैलेंडर की तिथि में जो है इसमें एक दिन जुड़ जाता है एक्स्ट्रा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वह पृथ्वी की सतह पर खींची गई एक जो है काल्पनिक रेखा मानी गई है, जो एक दिन से अगले दिन के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी पहचान पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर है, जबकि दूसरा कथन है कि ऋणात्मक आईओडी के कारण पूर्वी हिंद महासागर, इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा एवं वायुमंडलीय संवहन में वृद्धि हो सकती है। तो उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 44 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे जो है सही, दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो नहीं के लिए पूछा गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में जो है वालबारा, रोडिनिया और पन्नोटिया शब्द किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है प्राचीन अधिद्वीपों से जो पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न समयावधि में मौजूद थे उनको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। यह विश्व में बुनाई के प्राचीनतम रूपों में से एक है। नागालैंड की बुनाई की इस शैली को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शिल्प बाजार में प्रदर्शित किया गया। प्रभावशाली रंग संयोजन, सुस्पष्ट पैटर्न और आकर्षक न्यूनतम ज्यामितीय रूपांकन इस बुनाई की पहचान है। एओ जनजाति द्वारा बुने जाने वाले योद्धा शॉल को छोड़कर इसमें अन्य जो है अधिकांश आकृतियां ज्यामितीय डिजाइन में तैयार की जाती हैं, जिसमें हाथ से चित्रित केंद्रीय पट्टी होती है जिस पर बाघ, बाइसन, तिर्यक, भाले और मुर्गों के चित्र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त परिच्छेद में बुनाई की इस शैली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है।
तो यहाँ पे 46 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है लाइन लूम बुनाई का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, वायु की गति को प्रभावित करने वाले बलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वायु के संचयन के दौरान कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल की दिशा के समानांतर कार्य करता है। जबकि दूसरा कथन है जब कोई घर्षण नहीं होता और दाब प्रवणता बल जो है कोरियोलिस बल द्वारा जो है संतुलित होता है, तो परिणामी वायु को भूविक्षेपी पवन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 47 में हमें देखने को मिलता है कि पहला कथन यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित को जो है एल्बिडो मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 48 में देखा जाए पहला ऑप्शन है पच्छाव बादल, दूसरा है बालू, तीसरा है बर्फ और हिम, चौथा है जल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे बर्फ और हिम दे रखा है, तो इसका एल्बिडो मान क्या होता है 0.72 0.9। इसके बाद होता है जो है बालू का, और फिर होता है जल का, फिर होता है पच्छाव बादल का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित को एल्बिडो मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पच्छाव बादल, दूसरा बालू, तीसरा बर्फ और हिम, चौथा है जल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो सबसे पहले जो है पच्छाव बादल के बारे में, बर्फ और हिम के बारे में बात करते हैं। तो बर्फ और हिम का जो है मान कितना होता है जो है 0.72 0.9। इसके अलावा होता है पच्छाव बादल का 0.6। इसके बाद होता है बालू का। तो बालू का कितना है जो है 0.35। और अगला है जल का। तो जल का है जो है 0.062 0.1। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में ब्रांट लाइन शब्द प्रायः सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ब्रांट लाइन शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन जो है डी ऑप्शन कर रहा है। यह एक वक्र रेखा है जो विश्व को आर्थिक रूप से समृद्ध नॉर्थ और गरीब साउथ में विभाजित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सूडान तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 50 में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है यहाँ वार्षिक वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की तुलना में अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मृदा निम्नीकरण की समस्या को बायोगैस संयंत्रों द्वारा हल किया जा सकता है। जबकि दूसरा कथन है कि बायोगैस संयंत्र जो है मृदा में जैविक पदार्थ और फास्फोरस युक्त पदार्थ की पुनः पूर्ति करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 51 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में प्रायः सुर्खियों में रहे शब्द जो है चेस्टी और इल्सा क्या है। तो ये शब्द जो है
विक्रम लैंडर के जो है 4 पेलोड होते हैं, उनमें से एक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल के नीचे का वह स्थान होता है जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, और अवकेंद्र जो है धरातल पर इसके ठीक ऊपर का स्थान होता है। जबकि दूसरा कथन है कि केवल प्लेटों का जो है संचलन और भ्रंश का निर्माण होने जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं ही भूकंप पैदा करने में सक्षम हैं। जबकि तीसरा कथन है भूकंपों की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है क्योंकि इस हेतु उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 53 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है 53 में हमें देखने को क्या मिलता है, एक तो जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि पृथ्वी की धरातल के नीचे का वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे जो है अवकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, तो जो जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसे अवकेंद्र कहा जाता है, और धरातल पर अवकेंद्र के ठीक ऊपर जो है अधिकेंद्र होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ताप व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सर्दियों की मेघ युक्त लंबी रात तथा विचलन करती वायु तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। जबकि दूसरा कथन है कि यह परिघटना आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में घटित होती है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 54 में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ने अपने जो है कार्यान्वयन के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है। दूसरा ऑप्शन है जो है UNTOC के अधीन जो है आग्नेयास्त्र हथियारों के उपयोग पर निषेध या प्रतिबंध पर प्रोटोकॉल है। जबकि तीसरा कथन है कि प्रवर्तन निदेशालय इस कन्वेंशन से संबंधित मामलों पर सीमा पार सहायता के लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पे बताना है कितने कथन सही हैं। तो 55 में देखा जाए पहला कथन सही है, और जो है यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, जबकि यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, और तीसरा कथन भी यहाँ पे सही नहीं है। केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, एक ही ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में सुर्खियों में रही ऑरेंज पेको चाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऑरेंज पेको काली चाय का ग्रेड नाम है। दूसरा कथन है इसकी खेती दार्जिलिंग में की जाती है। तो यहाँ पे कौन सी कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो 56 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये ऑरेंज पेको जो है काली चाय का ग्रेड नाम है, और इस ग्रेडिंग प्रणाली की अवधारणा काफ़ी हद तक जो है पत्ती के रंग, आकार और बनावट पर आधारित है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखा जाए दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि ये दार्जिलिंग में जो है इसकी खेती की जाती है, और इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। लॉरेंसियन तुल्य जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें शीत ऋतु ठंडी और शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है।
जबकि दूसरा कथन है इसमें समुद्री और महाद्वीपीय दोनों जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा कथन है कि दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे कितने कथन यहाँ पे सही नहीं हैं। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पहले तो समझ लेते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि इसमें जो है समुद्री और महाद्वीपीय दोनों जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। और तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है और पहला ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई सा भी यहाँ पे गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चुंबकीय ध्रुव स्थिर होते हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि कथन दूसरा है कि चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से एकदम मेल खाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 58 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना तो पहला जो है सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों पृथ्वी पर दो मुख्य ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि दूसरा कथन है कि सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 15 दिन का अंतर होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हम जो है 59 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अधिकांशतः हम लोग मानते हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो है ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक जो है इसमें जो है अपकेंद्री बल होता है, और यह एक ऐसा बल है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है ताकि जो है ज्वार भाटा जो है कंट्रोल में रहे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों पृथ्वी पर दो प्रमुख ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति के लिए जो है उत्तरदायी है। तो इस प्रकार माना जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है दूसरा ऑप्शन है कि जो है सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 15 दिन का अंतर होता है। तो यहाँ पे जो है वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच जो है 7 दिन का अंतर होता है, ना कि 15 दिन का, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। हालिया सुर्खियों में रहा अब्राहम समझौता संबंधित है। तो अब्राहम समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं, और इस समझौते के तहत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक सामूहिक समझौता है। इस समझौते पर जो है सितंबर 2020 में जो है हस्ताक्षर किए गए, और इस समझौते के अनुसार जो है संयुक्त अरब अमीरात इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता देगा, जबकि इसके बाद जो है इजराइल फिलिस्तीन अधिकृत वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित करने की योजना को स्थगित कर देगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है समझौता जो है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मृदा की अधिक लवणता के कारण फसलों में जो है अनियमित एवं अवरुद्ध विकास और कमतर पैदावार देखने को मिलती है, जबकि दूसरा कथन है कि लवण की सांद्रता बढ़ने पर मृदा जो है विलयन का पराशर दाब भी बढ़ जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 61 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ पठार है, दूसरी तरफ महाद्वीप है। तो पठारों का मिलान करना है महाद्वीप से। तो मासिफ सेंट्रल जो पठार है यह जो है दक्षिण मध्य फ्रांस में अवस्थित एक प्रमुख उच्च पठारी क्षेत्र है, और यह पठार पर्वत श्रृंखलाएं और ज्वालामुखी स्थलाकृति जैसी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। भौगोलिक रूप से बात करें तो यह जो है यूरोपीय महाद्वीप का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही सुमिलित है। अगला है लोयस का पठार। तो लोयस का पठार जो है उत्तर मध्य चीन में अवस्थित है। तो एक तरीके से माना जाए ये एशिया में स्थित है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही सुमिलित है। तो यहाँ पे दूसरा मिलान भी सही है।
यह पठार जो है लगभग 6,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है विस्तृत है। नेक्स्ट है जो है कटंगा का पठार। ये जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह दक्षिण में जाम्बिया के साथ सीमा साझा करता है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रांतों तक फैला हुआ है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। तो यह भी सही सुमेलित है। इस प्रकार से सभी तीनों सही सुमेलित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र में उत्पन्न हो सकते हैं, ना कि स्थल पर। दूसरा कथन है बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की पवनों का वेग अपेक्षाकृत जो है तीव्र और विनाशकारी होता है। जबकि तीसरा कथन है कि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है कि कौन कौन सी कथन यहाँ पे सही है। तो पहले कथन के संदर्भ में बात करें तो बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है विस्तृत क्षेत्रफल पर जो है फैले होते हैं और इनकी उत्पत्ति जो है जल व स्थल दोनों पर होती है। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जो है स्थल पर नहीं होती, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि दूसरा कथन है तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तीसरा कथन है तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन जो है साइक्लोट्रॉन की तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये तरंगे पृथ्वी के जो है मैग्नेटोस्फीयर में दर्ज किए गए जो है विविक्त विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन है। जबकि दूसरा कथन है ये तरंगे भूमध्य रेखीय अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं। तीसरा कथन है ये तरंगे आवेशित कणों के साथ जो है अनुदान कर सकती हैं, जिससे वे चक्रीय गति कर सकती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 64 में हमें देखने को मिलता है कि तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। पृथ्वी की अपसौर स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। जबकि दूसरा कथन है यह परिघटना जुलाई माह के दौरान घटित होती है। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो 65 में हम देखें तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। पहली ग्लोबल स्टॉकटेक सिंथेटिक रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसने जारी की है? तो यह रिपोर्ट जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है नए संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया है। जबकि दूसरा कथन है कि पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 67 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर जो है संविधान सदन कर दिया गया है, ना कि जो है नए संसद भवन का। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। विश्व मृदा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा कथन है विश्व मृदा दिवस 2022 का विषय मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है ये इसका विषय था। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो 68 में देखें तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2002 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में एक भव्य नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। इस संदर्भ में नटराज की प्रतिमा से संबंधित
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह मूर्ति अष्टधातु कला का नमूना है जिसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के जो है स्वामी मल्लय के मूर्तिकारों द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा कथन है, मूर्ति को बनाने के लिए पारंपरिक लुप्त मोम ढलाई विधि का उपयोग किया गया है। तीसरा कथन है, भारत मंडपम में स्थापित नटराज की प्रतिमा के प्रेरणा स्रोत सभी 3 मंदिर मूल रूप से चोलों द्वारा निर्मित किए गए थे। यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है 69 में देखा जाए तो सभी तीनों कथन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 8 धातुओं का निर्माण किया, 8 धातुओं को सम्मिलित किया गया था, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, लोहा और पारा को सम्मिलित किया गया था। और जो है यहाँ पे भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। तो ये जो है अक्षीय झुकाव का प्रत्यक्ष जो है प्रभाव नहीं है। ये जो है वर्ष की अवधि जो है ये प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है वर्ष की अवधि जो है मुख्य रूप से पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में लगने वाले समय से निर्धारित होती है। और अक्षीय झुकाव इस परिक्रमा के दौरान ऋतुओं और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है, लेकिन वर्ष की कुल अवधि में परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, उपोष्ण कटिबंधीय ताप पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस उच्च दाब पेटी में मंद गति से जो है प्रवाहित होने वाली पवनों के साथ एक शांत स्थिति निर्मित होती है। दूसरा कथन है, दोनों गोलार्धों में अधिकांश मरुस्थल इसी पेटी के आसपास मौजूद है। जबकि तीसरा कथन है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के संगत अक्षांशों को जो है अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो 71 में देखें तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान मानसून गर्त आमतौर पर चक्रवाती तूफानों में रूपांतरित नहीं होता है। तो यहाँ पे 72 में देखने को क्या मिलता है, जो है उच्च ऊर्ध्वाधर पवन अवरूपण। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से कारक एक खुली चक्र प्रणाली में मृदा के कार्बनिक पदार्थ की कमी का कारण बनते हैं। तो पहला है निम्न उपज सूचकांक, दूसरा है अतिचारण, तीसरा है जुताई का कार्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो जो है मृदा के कार्बनिक पदार्थ की कमी का कारण जो है पहला ऑप्शन अतिचारण बनता है, दूसरा जुताई का कार्य। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन है, एनहांस्ड जो है कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह विभिन्न प्रकार की सैन्य स्थितियों के लिए विविध क्षेत्रों हेतु उपयुक्त एक मानव युक्त जो है जमीनी वाहन है। दूसरा कथन है, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है इसे जो है पुणे की कल्याणी जो है स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने विकसित किया है, जो भारत जो है फोर्ज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यह एक अत्याधुनिक 4x4 विधिक क्षेत्रों हेतु उपयुक्त मानव रहित जमीनी वाहन है। इस सिस्टम की गति जो है 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है और इसकी पेलोड क्षमता 350 किलोग्राम और जो है टोइंग पेलोड क्षमता जो है 500 किलोग्राम होती है। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ये मानव युक्त है लिखा है इसमें, लेकिन ये मानव रहित है, इसलिए गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पृथ्वी पर सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, जबकि दूसरा कथन है कि पृथ्वी पर आपतित अधिकांश प्रकाश जो है प्रकीर्णित प्रकाश होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 75 में दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा को जो है आगामी सौर विकिरण या जो है सूर्य तप कहते हैं। इसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा के रूप में जो है मापा जाता है। यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्यता और अवरोधक कण की त्रिज्या अधिक है तो इसे जो है विकिरण का प्रकीर्णन कहा जाता है, और पृथ्वी पर आने वाला अधिकांश प्रकाश जो है प्रकीर्णित प्रकाश होता है। यदि विकिरण की तरंग दैर्घ्यता अवरोधक कण की त्रिज्या से कम होती है तो इसे जो है विकिरण का परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रसिद्ध स्थान दे रखा है और उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो कुफरी जो स्थान है तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। तो ये मिलान जो है गलत हो जाएगा। अगला है चकतारा। तो चकतारा जो है यह उत्तराखंड के प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है। यह देहरादून से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पे यह भी जो है मिलान गलत हो जाएगा। अगला है जो है कलिम्पोंग। ये जो है कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय में है, पूर्वी हिमालय में है, जिसे जो है दार्जिलिंग हिमालय भी कहा जाता है। इसमें यह 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण जो है 14 फरवरी 2017 को दार्जिलिंग जिले का विभाजन करके किया गया। यह पश्चिम बंगाल का 21वां जिला है। तो यहाँ पे ये सही है, तो केवल एक ही युग्म सही सम्मिलित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मिजोरम की सीमा बंगाल की खाड़ी और म्यांमार से लगती है। दूसरा कथन है कि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, मेघालय, असम और मिजोरम से लगती है। तीसरा कथन है कि असम की सीमा सिक्किम के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 77 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन देखा जाए तो मिजोरम जो है देश के उत्तर पूर्वी जो है हिस्से में स्थित है। यह पूर्व एवं दक्षिण में म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है, बर्मा से, और पश्चिम में जो है बांग्लादेश से, तथा उत्तर पश्चिम में जो है त्रिपुरा से घिरा हुआ है। इसके अलावा उत्तर में असम और उत्तर पूर्व में मणिपुर राज्य स्थित है। इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है तो यहाँ पे त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, मिजोरम और असम से लगती है, और त्रिपुरा जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे यह भी गलत हो जाता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है सही है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उलर झील का निर्माण संरचनात्मक गर्त के कारण हुआ है। दूसरा कथन है कि कोलेरू झील का निर्माण डेल्टाओं के बीच मौजूद एक रिक्त स्थान के कारण हुआ है। तीसरा कथन है कि कुमाऊं हिमालय के जो है नैनीताल में अवस्थित झीलों का निर्माण भ्रंशन द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 78 में देखा जाए तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। झीलों के संदर्भ में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार करें। पहला है हुडू, दूसरा है लटकती घाटी, तीसरा है जो है स्पिट और रोधिकाएँ। तो उपर्युक्त में से कितनी भू आकृतियाँ अपर्दन द्वारा निर्मित होती हैं? तो यहाँ पे 79 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो हुडू है और दूसरा है जो है लटकती घाटी, लेकिन जो है स्पिट्स और रोधिकाएँ जो है तटीय भू आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पे जो है और ये जो है तलछट के निक्षेप से निर्मित होती हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अल नीनो और दक्षिणी दोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी प्रबलता दक्षिणी दोलन सूचकांक में मापी जाती है, जिसकी गणना जो है
ताहिती और डार्विन के बीच वायु दाब के अंतर में जो है अनियमितता से की जाती है। दूसरा कथन है अल नीनो की घटनाएं SOI के ऋणात्मक मान से संबंधित है। इसका अर्थ है कि डार्विन की तुलना में जो है ताहिती पर दाब अपेक्षाकृत कम है। जबकि तीसरा कथन है जब वाकर परिसंचरण अपने अल नीनो चरण में प्रवेश करता है तो SOI अधिक ऋणात्मक हो जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? यहाँ पे 80 में देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे जो है तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। जबकि दूसरा कथन है भारतीय मूल के एक सींग वाले गैंडों को IUCN रेड लिस्ट में जो है एंडेजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कथन यहाँ पे सही है। तो 81 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस रिपोर्ट को जो है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि भारतीय मूल के एक सींग वाले गैंडों को IUCN रेड लिस्ट में जो है एंडेजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि इसे जो है वल्नरेबल रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। भारत में वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वर्ष 2010 और 2020 के बीच वन क्षेत्र में निवल औसत वार्षिक वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर पहले पायदान पर है। जबकि दूसरा कथन है मिजोरम में क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। जबकि तीसरा कथन है कि राज्यों के बीच कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 83 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है कोई सा भी कथन यहाँ पे सही नहीं है, तीनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, और जो है इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। मिजोरम पहला, और जो है दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, इसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का स्थान आता है। इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जबकि पहला स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो 2010 से 2020 के बीच जो है वन क्षेत्र में औसत वार्षिक निवल वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे पायदान पे है, ना कि पहले पायदान पे, इसलिए पहला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भार या माप उपकरणों की बिक्री के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जबकि दूसरा कथन है कि भारत OIML का सदस्य है और प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण भी है। तो यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 84 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत जो है विश्व का ऐसा जो है 13वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित नॉर्वे तट पूरे वर्ष बर्फ से मुक्त रहता है। जबकि दूसरा कथन है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक गर्म जलधारा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 85 में देखा जाए
तो यहाँ पे पहला कथन सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जो है अशांत दे रखा है, दूसरी तरफ उनके जो है ये किन के मध्य है, तो ये युग्म सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 86 में मोह रोविकिक जो अशांत दे रखा है, ये जो है कहाँ पर है, ये जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी या क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली एक महत्वपूर्ण सीमा है। इसलिए यहाँ पे जो है पहला मिलान जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है गुटेनबर्ग जो है अशांत दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए इसके बारे में, तो ये जो है पृथ्वी के मेंटल के दो प्रमुख हिस्सों ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच की सीमा है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है लेहमेन। तो लेहमेन के संदर्भ में बात किया जाए तो लेहमेन जो है पृथ्वी के बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच की सीमा के पास पाई जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए एक ही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। नदी अपरदन के संदर्भ में नदी अपहरण की घटना कब घटित होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह जब एक नदी में दूसरी नदी की तुलना में अधिक प्रवाह और प्रबल अपरदनात्मक शक्ति होती है, तब जो है नदी अपरदन के संदर्भ में नदी अपहरण की घटना घटित होने लगती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सौर और हेमियोस्फेरिक वेधशाला उपग्रह पर वर्तमान में पृथ्वी सूर्य प्रणाली के मध्य स्थित 5 जो है लैग्रेंजियन बिंदुओं में से पॉइंट लैग्रेंजियन 1 पर अवस्थित है। जबकि दूसरा कथन है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। जबकि तीसरा कथन है आदित्य L1 में 7 पेलोड है, ये सभी इसरो और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 88 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। भूवैज्ञानिक समय सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है महाकल्प, पहला है इयोन। इयोन ये भूवैज्ञानिक कालखंड का सबसे बड़ा विभाजन है। यह आमतौर पर सैकड़ों मिलियन से लेकर बिलियन वर्षों तक जो है विस्तृत है। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो है महाकल्प है, यह दूसरा सबसे बड़ा विभाजन है। और जो है इसके बाद जो है कल्प है, यह तीसरा विभाजन है। फिर चौथा युग्म है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ सुर्खियों में रहने वाले स्थान है, दूसरी तरफ संबंधित देश या क्षेत्र हैं। तो स्कारबोरोसोल जो दे रखा है, इसका मिलान होगा एशिया के सबसे जो है विवादित समुद्री स्थानों में से एक है। साथ ही यह संप्रभुता और मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर राजनयिक झड़पों का एक जो है फ्लैश पॉइंट भी रहा है। और यह चीन द्वारा जो है प्रशासित एक प्रवाल द्वीप है जो कि दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये मिलान जो है सही है। अगला है जो है इजमेल बंदरगाह है। यह जो है बहुउपयोगी बंदरगाह है और यह जो है सामने लिखा है कि जो है इजराइल में है, लेकिन यह जो है यूक्रेन में काला सागर में स्थित है, इसलिए दूसरा मिलान गलत हो जाएगा। तीसरे में दे रखा है अल हौज प्रांत। यह जो है आर्थिक क्षेत्र है एक, और यह जो है मराकेश सफ़ी में एक प्रांत है। और सितंबर 2023 में यह प्रांत 6.9 तीव्रता वाले एक खतरनाक भूकंप का केंद्र था, जिसमें जो है 2800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक युग्म सही सम्मिलित है, पहला वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। महासागरीय तापमान के जो है वितरण के संदर्भ में
थर्मोक्लाइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। दूसरा कथन है, इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 91 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि जो है यह सीमा आमतौर पर जो है सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे से शुरू होकर कई सौ मीटर नीचे तक जाती है, और यह वह सीमा क्षेत्र है जहां पर तापमान में गिरावट आती है, और इस सीमा क्षेत्र को जो है थर्मोक्लाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है पहला जो है कथन गलत है, और यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि इसकी जो है मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मैंग्रोवों का मिलान करना है क्षेत्र से। तो जो है पिच्चावरम दे रखा है, तो पिच्चावरम के बारे में बात करें तो यह मैंग्रोव जो है भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। यह तमिलनाडु में चिदम्बरम नामक शहर के निकट जो है पिच्चावरम में स्थित है। तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश दे रखा है, इसलिए पहला मिलान गलत हो गया। अगला है जो है 12 टांग दे रखा है मैंग्रोव। ये 12 टांग जो है मैंग्रोव एक जो है रमणीय दलदली क्षेत्र है। यह ग्रेट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये भी जो है मिलान जो है गलत हो जाएगा। अगला है भितरकनिका जो है मैंग्रोव है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, और यह उड़ीसा में स्थित है। ये मिलान जो है सही है। अगला है जो है रत्नागिरी जो है मैंग्रोव है, यह भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कुल 2 युग में सही सम्मिलित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। सीवीड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानव जो है उपभोग के लिए प्रयुक्त कुल सीड जो है का जो है 95% भाग खेती द्वारा प्राप्त किया जाता है। जबकि दूसरा कथन है, सीवीड की खेती के लिए उर्वरक, कीटनाशक, ताजे जल और भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि तीसरा कथन है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय सीड पार्क लक्षद्वीप में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 93 में देखा जाए तो एक तो पहला कथन सही है, और एक जो है दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है तमिलनाडु के जो है वलामापुर में जो है, या जो है कहा जा सकता है रामनाथपुरम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पश्चिमी तट पर अपतटीय भंवर मानसून के मौसम के दौरान पश्चिमी तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि कथन दूसरा है कि पश्चिमी घाट पर मानसूनी पवनों के ऊपर उठने में असमर्थता के कारण इन अपतटीय भंवरों का निर्माण होता है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 94 में देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे पहला कथन सही है, यानी कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है। दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। भू आकृतियों के विकास के संदर्भ में युवाला, डोलाइन और जो है पोल्जे क्या हैं? तो यहाँ पे 95 में देखा जाए ये जो है कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। असंबद्धता भूगर्भिक शैलों के स्तरों को अलग करने वाली सीमा है जो एक समय विराम को दर्शाती है। इस संदर्भ में भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में 10 लाख वर्ष का अंतराल उत्पन्न करने वाली इपार्कियन असंबद्धता कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे जो है 96 में देखा जाए तो 96 में सही जवाब है सी ऑप्शन, पूर्वी घाट में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सूर्य प्रत्येक वर्ष केवल 2 दिन भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। दूसरा कथन है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्रमशः 22 दिसंबर और ग्रीष्म जो है अयनांत में जो है 21 जून को पड़ता है। तो तीसरा कथन है कि आर्कटिक और जो है अंटार्कटिक वृत्त उस जो है अक्षांशीय सीमा को बताते हैं जहां तक सूर्य लंबवत चमकता रहता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 97 में देखा जाए
तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि पहला कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में शांति निकेतन को भारत के 21वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका डिजाइन ग्रीक और रोमन वास्तुकला से अत्यधिक प्रेरित है। दूसरा कथन है यह पश्चिम बंगाल में स्थित एकमात्र विश्व धरोहर है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 98 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है शांति निकेतन जो है जिला वीरभूमि पश्चिम बंगाल को भारत के 21वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह पश्चिम बंगाल का तीसरा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इससे पहले जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग के जो है माउंटेन रेलवे स्टेशन को इस जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया जा चुका है। इसके अलावा जो है पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यह प्रचलित बेक्स आर्ट और यूरोपीय आधुनिकतावाद से जो है दूर हो गई ये कला है, और यह जो है रोमन और ग्रीक अभिजातवाद के साथ फ्रांसीसी एवं जो है इतालवी पुनर्जागरणकालीन जीवंत वास्तुकला का संयोजन है। इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा दोनों गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में कोकबो रोक भाषा चर्चा में थी। यह भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से बोली जाती है? तो यह भाषा जो है त्रिपुरा में बोली जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वहाँ के आदिवासी संगठन जो है त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा बुलाई गई 12 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, और जो है हड़ताल का उद्देश्य यह था कि राज्य की आदिवासी भाषा कोकबो रोक के लिए रोमन लिपि की मांग की गई और राज्य की स्वदेशी साझी भाषा और अन्य मांगों के लिए दबाव डाला गया। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की शुरुआत की है, जिसका नाम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कथन है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में किए गए विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है, जबकि दूसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देने के लिए इसको जो है संचालित किया जा रहा है। तीसरा कथन है विज्ञान शिव पुरस्कार। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे 100 में देखा जाए तो यहाँ पे देखने पे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे पहला युग्म जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गलत है मिलान जो है, और जो है विज्ञान शिव पुरस्कार भी यहाँ पे गलत है मिलान। लेकिन विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संदर्भ में सही युग्म जो है सुमेलित है। तो यहाँ पे केवल एक युग्म सुमेलित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही विजन IAS का 16वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।